हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पेडागोगी की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं रमसा पे। ठीक है, सबसे पहले रमसा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये याद रखेंगे हम। इसको इंग्लिश में ऐसा कुछ नया सा नाम नहीं देते हैं। कुछ लोग नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बोलेंगे, लेकिन चूंकि इसका नाम ही रमसा है, RMSA, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये सीधा ऑथेंटिक पेज से उठाया गया डॉक्यूमेंट है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो मानदंड है उनका संशोधन किस तरीके से माध्यमिक शिक्षा के लिए बात की गई थी, उसके तहत हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो स्लोगन है, यानी कि इसकी जो टैगलाइन है, ये हम याद रखेंगे, पढ़े चलो बड़े चलो। ठीक है, दोबारा मैं बता देती हूँ। रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, इसका जो आपका स्लोगन है, नारा है, पढ़े चलो बड़े चलो। इसकी टैगलाइन है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रिकमेंडेड किसने किया था, किसने रिकमेंड किया था? रिकमेंड किया था कैब ने, जो कि हमारे सिलेबस में है। अगेन, कैब का फुल फॉर्म सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कैब का फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, यूनिट 5th में हमारे काम आएगा। हम अगेन आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया। विचार विमर्श के दौरान 2009 और 10 से कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय प्रायोजित योजना, जिसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1/4/2013 से RMSA के निम्नलिखित संशोधित मानदंड किए हैं। यानी कहने का मतलब ये है, भारत सरकार ने कुछ संशोधित मानदंड किए, और ये जो पूरा ब्यौरा भेजा था, या ये पूरा जो काम किया गया था, वो था माध्यमिक शिक्षा पे। ये याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, पहला है राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र की सरकारों को RMSA के तहत अनुज्ञेय सिविल कार्यों के निर्माण हेतु राज्य दर अनुसूची अथवा के लो नीवी की दर जो भी कम हो का प्रयोग करने की अनुमति देना। यानी कि राज्य या संघ राज्य को क्या दिया गया था? ये जो रमसा है, इसके तहत सिविल कार्यों के निर्माण हेतु देखा जाना चाहिए कि राज्य की जो KL नीवी हमारी जो दर है वो कम है, या दूसरी जो दर हमारी है राज्य की दर की अनुसूची, इन दोनों में से जो भी कम होगा, उस एक के तहत क्या किया जाएगा? उसका प्रयोग किया जाएगा। आगे बात करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जहां से MCQ आएंगे। ठीक है, कार्यक्रम के तहत प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान, यानी कि इसके ये जो कार्यक्रम था, इसके तहत किस किस चीज पे ध्यान दिया गया था? आपका इवैल्यूएशन पे, आपका रिसर्च। ठीक है, MMER जो था, इसके तहत बात की गई थी कि ये जो कुल परिव्यय हो रहा है, यानी कि जो खर्च हो रहा है, वो 2.2%, यानी कि 2.2% से बढ़ा के 4% करना। ठीक है, आप इससे पहले क्या होता था ना, यहाँ पर कोई जो खर्चा होता था वो होता था लगभग 2.2%। ठीक है, इसको बढ़ा के 4% करने के बारे में बात की गई, जिसमें कि जो 4% सार्वजनिक में से भी 0.5% किसे राष्ट्रीय स्तर हेतु, और जो शेष बचा 3.5% है, वो राज्य आवंटन हेतु बांट दिया गया। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये जो हमारा इसमें व्यय हो था, वो 2.2% से बढ़ा के कितना कर दिया गया? सीधे सीधे 4% कर दिया गया। फिर इस 4% को तोड़ा गया 0.5 और 3.5 में, यानी कि फर्दर ये जो 4% खर्च हो रहा था, इसको तोड़ा। इसमें से 0.5% जो आपका था नेशनल लेवल पे खर्च हो रहा था, और साथ ही साथ जो बचा हुआ 3.5% है, वो क्या हो रहा था? स्टेट लेवल पे खर्च हो रहा था। ये हम याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं सीधे सीधे 0.5% जो था वो सेंट्रल लेवल पे, और 3.5% जो किसके रूप में आवंटित होगा? राज्य के लिए। आगे बात करते हैं उन राज्यों के मामले में जहां 3.5% MMER का बढ़ा हुआ आवंटन भी पर्याप्त नहीं है। कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां इनका बढ़ा हुआ आवंटन भी, यानी कि जो बड़ा वैल्यू जो बढ़ा रखी थी, उसके बढ़ने के बाद भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा था, और इस शीर्ष के तहत कार्यकलापों में बाधा बन सकता है, क्योंकि आपने बात कर दी है कि भाई 3.5 राज्यों को देना है और 0.5 ये क्या है? आपका सेंट्रल के पास है। तो तब क्या किया गया? समग्र राज्य MMER संगठक के 3.5% के भीतर राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के मध्य भिन्नताएं, यानी कि किसी विशेष राज्य, संघ या राज्य क्षेत्र में परिव्यय के अधिकतम 5% के अधीन परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है
कई बार ऐसा होता है, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ 3.5% कम पड़ जा रहा था, इससे वहाँ उतना विकास या जो कार्य होना था वो नहीं हो पा रहा था। तो इसके तहत इस योजना को आगे बढ़ाया गया कि 5% फर्दर इसको क्या किया जा सकता है, फिर बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है, हम याद रखेंगे जो लाइनें हम पढ़ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा की अन्य केंद्रित प्रायोजित योजनाओं, स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि कहने का मतलब ये है, इसके तहत बात की गई स्कूल में आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी आप कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। महिला छात्रावास यानी कि आप कह सकते हैं गर्ल्स के लिए रेजिडेंशियल जगह हो। माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर आप कह सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात, या फिर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की गई। और व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की तरह भी बात की गई। अच्छा, उनके लिए मैंने फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए इस शिक्षा के बारे में इसलिए बोला क्योंकि 6 से 18 ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, और उनके मौजूदा स्वरूप में RMSA की छात्र छाया में लेना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम पहले कर लेते हैं। रमसा है, RMSA, ये रिकमेंड जो की थी वो कैब ने की थी 2005 के अंतर्गत। इसका जो स्लोगन था वो है पढ़े चलो बड़े चलो, और ये लॉन्च हुआ मार्च 2009 में। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम आई थी MHRD के तहत, उसके तहत इस पे बात की गई थी। किसके लिए? सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस पे बात की गई थी। ये जो मैं पॉइंट बोलते जा रही हूँ आप नोट डाउन करते जाइएगा। और साथ ही साथ क्योंकि देखिए जो एनरोलमेंट था, वो जो नामांकन आप कह सकते हैं, वो बढ़ाने के लिए, उसकी ताकि शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हो सके, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, SSA जो था प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपने देखा था, आया था। उसके बाद इन्होंने कहा यार कि माध्यमिक स्तर पर भी एक चीज़ लानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माध्यमिक स्तर पे जरूरी इसलिए है ताकि चीज़ें क्या हो, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ड्रॉप आउट दर जो बहुत ज़्यादा है, वो एनरोलमेंट बढ़ाया जा सके। ठीक है, और स्लोगन इसका याद रखिएगा, पढ़े चलो बड़े चलो। ठीक है, इसीलिए हमने थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे इसका स्लोगन क्या किया है, मेंशन किया है, ताकि हमें याद हो जाए। साथ ही साथ अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या काम हुए। सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए RMSA है, यानी कि रमसा अम्ब्रेला योजना संगठनों के अनुसार, यानी कि यहाँ पे एक अम्ब्रेला योजना इसके तहत चलाई गई थी, जिसके अनुसार बात क्या की गई थी, गुणवत्ता हस्तक्षेपों के लिए, यानी कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर काम किया जाए। ठीक है, तो RMSA यानी कि रमसा के लाभ सहयोग मूल क्षेत्र अर्थात अध्यापक वेतन तथा स्टाफ वेतन को छोड़ के, यानी कि रमसा के अंतर्गत यहाँ पे आप टीचिंग स्टाफ को कितना वेतन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसके अंतर्गत उसको कुछ भी काम छेड़खानी नहीं करनी थी, इस पे उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। इससे हट के स्कूल की जो आप कह सकते हैं जो एजुकेशन प्रणाली चल रही है उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार ने 12वीं योजना यानी कि 12th प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया, जो मौजूदा पद्धति थी गैर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, यानी कि आप ध्यान रखेंगे, एक तो आपका होता है 2 तरीके के आपके राज्य हैं, एक तो नॉर्मल जो आपके राज्य हैं सभी जगह, दूसरा क्या है आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं। ठीक है, जिसमें सिक्किम वगैरह इंक्लूड है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके राज्य हैं, उत्तर पूर्वी आप कह सकते हैं या पूर्वोत्तर राज्य आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये ऐसे इलाके होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों से क्या होते हैं, हिमालयी इलाके होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से वंचित भी होते हैं। तो यहाँ पे 90:10 जारी किया था, और इससे हटके सभी राज्यों के लिए 75:25। ठीक है, याद रखेंगे 75-25 का रेशियो जो था आपका गैर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जो ज़्यादा मतलब ईस्ट में नहीं है। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या था, 90:10 था, ये याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा की चारों सम्मिलित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को शामिल करते हुए रमसा ने अम्ब्रेला स्कीम की एकीकृत योजना के अनुमोदन पर विचार करा। कहने का मतलब यह है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन जो थी, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब इस शिक्षा के कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके लिए इंटीग्रेटेड योजना चलाई गई। ठीक है, ये जो अम्ब्रेला योजना थी उसके तहत, अम्ब्रेला स्कीम जो चलाई गई थी, इसके तहत इंटीग्रेशन जो आपकी स्कीम चलाई गई या प्लान चलाया गया, उस पर विचार किसने किया था, MHRD ने, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पे विचार किया था। ठीक है, इसके बाद और इसके साथ ही साथ ये जो इसको मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कैब ने, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने क्या किया था, इस पे क्या करा था, रिकमेंड करी थी। ठीक है, साथ ही साथ मैं कुछ अन्य चीज़ें आपको बताते चलती हूँ। तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। आदेश दिया जाता है कि संकल्प एक प्रति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि रमसा जो है, इसके राष्ट्रीय मिशन के सभी जो सदस्य हैं, वो जो इसके सम्मिलित योजनाएं बनाई जा रही हैं,
उसको क्या करेंगे, लागू भी करेंगे और ये आगे फर्दर जाके एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच सके इस पे काम करेंगे। साथ ही साथ ये जो संकल्प प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को प्रेषित किया जाए, यानी कि जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि इस पे बात ये की गई थी कहाँ कहाँ खोल सकता है इसके बारे में बात की गई थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2009 से 2010 में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से नोट डाउन कीजिएगा। स्क्रीन साथ ही साथ इन्होंने ध्यान दिया था कि जो एनरोलमेंट है यानी कि नामांकन जो है वो क्या कर दिया जाए, उसको 75% क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, 75% तक तो करा जाए। इसके लिए 2009 से 14 में, ठीक है, जो कि उस टाइम पे कितना चल रहा था कि केवल उस टाइम पे ये 52.26 यानी कि 52.26% था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उस जमाने में 52.26% ही एनरोलमेंट था, तो ये बहुत कम था, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं 6 से 14 में तो क्या करा, निःशुल्क शिक्षा दी है ना, चाहे आप आरटी के तहत कहें या पहले एसएसए के तहत भी इस पे बात की गई थी। लेकिन उसके बाद का क्या, माध्यमिक शिक्षा पे बच्चे क्या करने लगे थे, ड्रॉप आउट होने लगे थे, स्कूल छोड़ के जाने लगे थे, तो उसके लिए ध्यान दिया गया। ये उस टाइम पे रेट कितना था, 52.26% था नामांकन, ठीक है। बाद में क्या किया गया, इसका उद्देश्य रखा गया कि इसको इंक्रीज करो, 75% तो लाओ, 2009 से 14 तक इसका उद्देश्य रखा गया, ठीक है। अगली लाइन, ये स्टेट गवर्नमेंट जो सोसाइटी थी उन्होंने भी इंप्लीमेंट किया है। याद रखेंगे हम, क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के तहत ही मैंने आपको बताया 75:25:1 जो कि आपके उत्तर पूर्वी इलाके नहीं है, और जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहां है आपका कितना, 90:10। ये आपका 90 आपका देगी केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10 आपका देगा राज्य, ठीक है। और इसमें क्या जो आपके जैसे उत्तराखंड हो गया हमारा, उत्तराखंड किस में आएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनको छोड़ के बाकी सभी जगह क्या है, 75:25 था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद साथ ही साथ इसके लिए क्या किया गया, अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि 2017 तक तो क्या हो कि ये जो सार्वभौमिकरण जो है, सार्वभौमिक रूप से सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको अच्छे तौर पे या तो सुविधा मतलब उसमें इतनी अच्छी कर दी जाए कि सभी बच्चे उसको इजीली ज्वाइन कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ बात किए गए अचीविंग यूनिवर्सल रिटेंशन 2020 तक, ठीक है। और एक और चीज इसमें की गई थी, जो सेकेंडरी एजुकेशन, अगर बहुत बार ऐसा हो रहा था कि बच्चे जो थे वो ड्रॉप आउट इसलिए कर रहे थे। देखिए हम तो फिर मतलब आप जितने भी लोग हैं, जिस भी इलाके में हम लोग रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे इलाके इतने दुर्गम नहीं है, लेकिन कुछ इलाके इतने ज़्यादा दुर्गम थे, वहाँ पे बच्चों का स्कूल आने में उनको प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो इलाके बहुत ज़्यादा दुर्गम है। इसके लिए एक बात की गई कि कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में क्या किया जाए, एक सेकेंडरी स्कूल क्या करा जाए, खोला जाए। रीजनेबल डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर की होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा प्राइमरी के लिए कितनी थी, आरटी के तहत दिया गया है 1 किलोमीटर, और एलिमेंट्री के लिए कितनी थी वहां 3 किलोमीटर। तो यहाँ क्या कर दिया गया, आप सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कितनी, 5 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो 7 किलोमीटर के दायरे में, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी स्कूल जो था वो 5 किलोमीटर के दायरे में और सीनियर सेकेंडरी 7 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बात की गई, ये जो जेंडर है, देखिए लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा फैलती है ना, लड़कियों को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादातर क्या किया जाता है कि स्कूल्स में नहीं भेजा जाता है बाद में। तो ये जेंडर जो आपका इशू है इसको सुधारने के लिए काम किया गया। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं एससी एसटी और जो क्या बोलते हैं हम, आप कह सकते हैं बैकवर्ड जो इलाकों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाए ताकि सभी का क्या करा जाए, इंक्लूसिव तौर पे यानी कि समावेशी रूप से देखा जाए तो सभी का सुधार हो सके और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, इस पे इसके अंतर्गत काम किया गया, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की ये क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।